जैसे मैं पूछता हूँ काउंटर वेलिंग ड्यूटी, बताइए क्या है ये। तो बैंकिंग का टॉपिक नहीं है यार। बताया ना, कुछ पहले कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, बैंकिंग बाद में डिस्कस करूँगा। कुछ कंसेप्ट जो जहाँ जहाँ डाउट होता है, बताइए काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है। जो भी आता है बोले, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आता है मैंने बोली, फिर मैं तुम बताऊँगा ही। काउंटर करने के लिए जो ड्यूटी लगा है, काउंटर वेलिंग। काउंटर, अब बताइए। शायद जैसे कि मैं डोमेस्टिक लेवल पे। मैं बताऊँ, मतलब मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये जो है ना इंडिया लगाता है चाइनीज गुड्स पे। हाँ, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है कहीं ना कहीं अगर उसको जैसे कि प्रतिस्पर्धी बनाना है तो और अदर कंट्री की जो प्रोडक्ट है वो अपने उसका जो डिमांड होता है, जो प्राइस होता है वो उसका लेवल पे करके भारत में अगर उसे बेचते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया जो प्रोडक्ट है डिमांड उतनी होती नहीं, तो इसलिए दूसरे प्रोडक्ट विदेशी या फॉरेनर प्रोडक्ट लिए काउंटर ड्यूटी लगाया जाता है इससे सर। तो फिर ये क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? दो टर्म है। बताया ना, आज मैं वो चीज़ क्लियर करूँगा जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होता है। और आई थिंक मैंने आपको बताया है। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी ये होता है जो अभी मैंने बताया हाँ, साथ, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी है। और काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होता है जैसे कि ये घरेलू जो कंपनियां होती हैं डोमेस्टिक, उनका जो होता है ना कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ता कर देती है। तो बात तो एक ही ना चीज़ है, आप बोल रहे हैं। ये डोमेस्टिक है ना, जैसे कि अब चाइना क्या करेगा, वो ले आके दोनों चीज़ चाइना में ही अप्लाई हो रहा है, आप समझ लीजिए। दोनों चीज़ चाइना के गुड्स पर ही है जो इंडिया आते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। जानते क्या है, जब आप लोग पढ़ते हैं ना, हालांकि मैं इनको बताया अभी तक आपको भूल जाएगा, लेकिन देखिए इनको भूल ही गया। इनको अच्छे से अच्छा बता ना, लिंक करके। देखिए दिक्कत जानते कहाँ है आप लोगों में? दिक्कत कहाँ है ना कि आप लोग जो है ना पढ़ने के बाद उसको सोचते कभी नहीं लगता है। देखिए मैं दोबारा नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे याद है। देखिए मैं कैसे लिंक करता हूँ। क्या है कि कौन कौन से रीजन से चाइनीज़ गुड्स सस्ता हो सकता है इंडिया में आने पर। अगर चाइना वहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, चाइना के जो प्रोड्यूसर हैं उनको दे दे सब्सिडी, तो उनकी लागत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टोटल जो है ना जो प्रोडक्ट है कम हो जाएगा। और इंडिया में वही चीज़ जो 100 रुपये की मिल रही है, वही चाइनीज़ गुड्स 80 की मिलेगी। तो आदमी क्या खरीदेगा? चाइनीज़ वाला खरीदेगा। यानी चाइना ने सब्सिडी दे दिया है अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए। इसे बोलते हैं काउंटर वेलिंग। तो फिर एंटी डंपिंग क्या है? तो बता ही दे एंटी डंपिंग क्या बताइए। वही जो मैंने बताया उसके पहले, वही तो जब फिर बताइए। चाइना का जो प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं वो जो डंप करता है भारत के जो पोर्ट पे डंप करता है बहुत सस्ते में। तो क्यों सस्ता कर देता है वो? सब्सिडी से तो सस्ता इसलिए करता है, हमें लगता है चाहे उसको चाइना डोमेस्टिक वर्कर है प्लस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है बहुत कम कास्ट में बनता है, इसलिए वो शायद। क्यों कास्ट में बनता है? वो तो एक तो सब्सिडी हो गया कास्ट में बनने का, दूसरा रीजन क्या है? तो ये हो सकता है, दूसरा रीजन नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट जो है उसका डिमांड बढ़ाने के लिए कर सकता है कम, कहीं ना कहीं इंडिया जो मार्केट है उसे एक्सेस करने के लिए कर सकता है वो अपने प्रोडक्ट का डिमांड कम कास्ट प्राइस। इसलिए जानते क्या है, चाइना कुछ चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है। बल्क प्रोडक्ट, मतलब चीज़ों को सस्ती बनाने में एक्सपर्ट है वो, है ना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो उसको पता है कि ये चीज़ जो है ना इंडिया में ज़्यादा बिकेगी, तो जानबूझ के उस चीज़ को ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है। और किसी का जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है और उसी को डायरेक्ट टू डंप कर देता है इंडिया में। नहीं, ये एक क्वेश्चन जो है एंटी काउंटर ड्यूटी और काउंटर यूलिट ड्यूटी, ये जो दोनों है जरूरी नहीं चाइना के पर्पस में लगाया जाए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो तो किसी भी ज़्यादा हो सकता है यार। हाँ, अब बोलेगा आपको बल्क प्रोडक्शन एंटी डंपिंग नहीं, अब बोलेगा क्योंकि मैं किसी दिन पूछ सकता हूँ बीच में। तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, जो देखिए क्या है ना कि ऐसी चीज़ें जब गलत होती है ना तो बहुत दुख होता है हिसाब में कि यार इसको पढ़ के गया था फिर मिस्टेक हो गया यार। और यूपीएससी ऐसी चीज़ों को ज़्यादा पिकअप करता है जहाँ पे कन्फ्यूजन की जान ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं इसको क्लियर किया। जैसे और बताता हूँ,
रणनीर का बता के यार। हाँ ये इसका तो बहुत आज भी, confusion हाँ, बताता हूँ आज भी उसको मैं भी। वो मेरा गलत हुआ है। अच्छा, यस। बहुत कंफ्यूजन है यार इसमें। मैं रीर पढ़ने के मेरा। बाद भी इसमें कंफ्यूजन है। मैं जब बताता हूँ। पढ़ा था Yes. पीओ की सॉल्व की तब तक गलत हाँ हुआ। हाँ आज फिर से मेरा गलत हुआ है, मैं की हूँ इसको। एक, हाँ उसको मैंने करेंगे। एक नॉर्मल टीचर है, इतना घटिया पढ़ाया ना, इससे क्वेश्चन कोई में बनता ही नहीं। देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तो मॉनेटरी पोर्शन और चलेगा यार। और एक होता है बैंकिंग। बैंकिंग नहीं, मार्जिनल Monetary. स्टैंडिंग फैसिलिटी। आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो रेपो रेट है वो आरबीआई जो है ना लगाता है बैंक पे। जब बैंक आरबीआई से पैसा लेता है तो ये जो है ना, ये चार्ज लगाता है। चार्ज लगाता है, यस। चार्ज लगाता है। तो बताइए, कोलेट्रल जमा करना पड़ता है क्या बैंक को इसमें, रेपो रेट में? रेपो रेट में कोलेट्रल जमा करना पड़ता है। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, आपको क्या लगा, डिवीजन पूछेगा? हाँ जमा करना पड़ता है। आप बताइए यार, ये तो बेसिक Yes. है यार, हैं? अच्छा, कोलेट्रल में क्या क्या रख सकता है? जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये रख सकता है क्या? एसएलआर। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर आता है कि नहीं आता एसएलआर? यस। हाँ ये रख सकता है क्या? कौन रख सकता है? बैंक। बैंक देख, हाँ, बैंक जब उससे पैसा लेगा उधार आरबीआई, हाँ, रेपो रेट में क्या होता है, सिक्योरिटी से रखी जाती है, बैंक रखता है गवर्नमेंट तो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या रखा जाएगा? क्या गवर्नमेंट क्या है सिक्योरिटी उसमें? हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे कि वो होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसका बांड को जो लिखा होता है वो रखा। इसमें जो होता है 3 चीज़ें आती हैं एसएलआर में। क्या क्या? गोल्ड आता है, हम्म, ठीक है, गोल्ड रख सकता है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकता है। एक और आता है उसके साथ करेंसी। 3 चीज़ इसमें होता है, 3 चीज़ें रख सकता है। अभी 8% के आसपास, 18% के आसपास बैंक रखता है इस बार। इसमें साथ 4 या इसमें 4.5 के आसपास हो गया है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ SLR कि use जो कर ये लेते हैं। कोलेट्रल रखता है बैंक, हम्म। तो एसएलआर को रख सकता है क्या आरबीआई के पास एज ए कोलेट्रल, एज ए रेपो रेट के केस में? रख सकता है। आप बताइए। मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या पूछ रहे हैं। बैंक हाँ आरबीआई से पैसा उधार लेता है, हाँ कोलेट्रल रखेगा वो, हाँ। कोलेट्रल में क्या इसको रख सकता है एसएलआर को? ये बोल रहा हूँ। नहीं एसएलआर कैसे रखते हैं? नहीं रख सकता। ये तो बोल रहे हैं रख सकते हैं। कैसे? हो रहा है बताइए। कैसे? आप लोग पढ़े पढ़ते नहीं हैं यार, पढ़े भी हैं तो क्या पढ़े हैं? पढ़े हैं अभी तो क्या पढ़े? डेफिनेशन। पूछे भी तो क्या पूछे। अभी कंफ्यूज हो गए क्या? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें, मुझे तो Proof पता है। प्रूफ दिखाना चाह रहे हैं। इसमें साक्ष्य। इसमें दिया भी नहीं क्या? पूरा प्रतात्विक साथ दिखाना चाह रहे हैं। नहीं रख सकता महाराज मेरे हिसाब से, देख लीजिए। इसमें दिया भी ना होगा शायद, नहीं दिया है ना कोलेट्रल वाला इस पार्ट। इतना ये सब नहीं छापेगा। ये सब ये आप नहीं रहता। एक वीडियो देखेंगे, किसी का लेक्चर देखेंगे ना, और उसका लेक्चर देखा था सुनाई ओनली एज वाले का, वो 2-2.5 घंटे की वीडियो, उसमें बताया था। इसलिए यार का इसमें नहीं रख सकते। जानते क्या है इसमें जो है ना, एसएलआर जो है नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते इसमें एसएलआर? बताइए, इसमें एसएलआर क्यों नहीं रख सकते हैं? ऐसा हो सकता है एसएलआर के तहत जो आरबीआई इसका कम यूज करती है। अभी हमें
नाम मात्र का इसका ख़त्म ही हो गया है सलाह। सरकार शायद आरबीआई यूज नहीं करती है सलाह। अभी अधिकतर जो बैंक लोन लेते हैं रेपो रेट पे ही लोन लेते हैं, और ये जो होता है फिक्स रहता है 18%, कम बेसी नहीं। और इसमें जो होता है अप और डाउन होता ही रहता है। SLR को क्यों नहीं रह सकती है वो? अरे कहाँ रहे? अब क्या अब मैं ये बोला कि ये जो होता है फिक्स होता है 8%, 8 नहीं 8 कहाँ है? 18%। हाँ, हाँ तो इसमें फिक्स होता है। अब ये जो होता है अप और डाउन होता रहता है, मार्केट के हिसाब से डेट होता है कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अधिकतर आरबीआई जो होता है लोन इसी पे देती है, रेपो रेट पे ही, और इसका यूज़ करना बंद कर दी है मेरे हिसाब से। इसलिए शायद इसका जो है इम्पोर्टेंस अभी तो अब क्या लगता है, सही बोल रहे हैं? शायद। हे यार, हो सकता ये है। बताइए CRR और SLR में डिफरेंस पता है आप लोगों को? प्राइस रिजर्व रेशियो और इसमें SLR हम्म, क्या डिफरेंस है? SLR जो है वो, ये जो SLR जो बैंक अपने पास रखता है, CRR आरबीआई के पास रहता है। इसी का आंसर इसी में है। अब लिंक कीजिए उसको। बैंक आरबीआई से पैसे उधार ले रहा है तो कैलकुलेटर कहाँ रखेगा वो? आरबीआई के पास। और SLR तो अपने पास रखता है वो। आंसर मिला? इस तरह से सोचते नहीं आप लोग, दिक्कत ये है ना। और मेरा काम यही है खोलना, बाकी तो आप लोग पढ़ेंगे 24 घंटा। मैं इसको थोड़ी आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। बस क्या है कि पता नहीं कैसे सोचना है। SLR बैंक अपने पास रखता है और बैंक के पास कैसे रखेगा, ये रीजन है कि जो है ना वो नहीं रख सकता है उसको। बाकी वो सब चीज़ में रख सकता है, जैसे कि कैश हो सकता है या फिर गोल्ड हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन इसको नहीं रख सकता वो। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, चाहे यूपीपीएससी चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है सब चीज़ें, तो क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाएगा, पूछेगा वो। अरे बताइए रिवर्स रेपो रेट जो है इसमें रख सकता है क्या SLR? रिवर्स रेपो रेट में कौन लेता है उधार, किससे? आरबीआई उधार लेता है बैंक से। बैंक तो क्या आरबीआई भी रखता है क्या अपना कोलेटरल बैंक के पास? आप फंसोगे। अब बताइए, लगता है। रखता है हाँ। तो SLR को रखेगा? ये है डीप में इकोनॉमी है ये। कोई नहीं, अभी क्लियर कर दूंगा मैं, लेकिन आप लोग अपने दिमाग लगाए तब क्लियर करूंगा मैं। रख सकता है महाराज, रख सकता है। तो जिस बैंक से उधार लेगा आरबीआई सबके पास कैलकुलेटर रखेगा और क्या रखेगा? SLR रखेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकता है। SLR नहीं रख सकता है। नहीं, SLR में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना। SLR में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। SLR एक बहुत बड़ा टर्म हो गया ना, उसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आता है। उसके अंदर ही बोल हाँ, तो एक वो टर्म ना है, लेकिन अब SLR की बात, SLR रखेगा ये पूछ रहा हूँ। अब बताइए। बताइए आप। नहीं नहीं रखेगा। रखेगा। देखिए वो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकता है, मतलब नहीं पेपर जो होता है ना वो रखेगा। चूँकि आरबीआई कहीं भागेगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल बैंक है, ठीक ना। बाकी जो अदर बैंक है वो भाग भी सकते हैं, इसलिए आरबीआई के पास जो है ना ज़्यादा पावर रहती है। इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख देगा, उससे कम हो जाता है। तो फिर हमें इसकी क्यों ज़रूरत है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्यों है? ये टर्म क्यों है?
वाई? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हाँ, बैंकों को जब अतिरिक्त उधार चाहिए तो उसके लिए शायद मार्जिनल स्टैंडिंग ये फैसिलिटी तहत वो लोन ले सकते हैं RBI से। ये शार्ट टर्म होता है और इसमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, रेपो रेट से ज़्यादा पीनल रहेगा। रेट उसको कहते हैं। तो इसमें भी कैलकुलेटर रखना पड़ता है क्या? ये इम्पोर्टेंट है। कोलेट्रल शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो इसमें कोलेटरल Collateral। होता है। कैलकुलेटर रखेगा नहीं रखेगा? नहीं रख सकता सर इसमें। आप बताइए। ये 1 से 7 दिन के आसपास ऐसा होता है ना, शायद 1 से 7 दिन के आसपास या 28 दिन के आसपास। तो अल्प समय के लिए तो नहीं रखता होगा, देखना पड़ेगा, रिवीजन नहीं किया सब, गुड़गुड़ा हो जाएगा। नहीं रख सकता बताइए। सर कोलेट्रल। कोलेट्रल नहीं रख बिल्कुल रख सकता है। और जानते क्या है, इसमें जो है ना SLR रख सकता है। सकता। इसमें SLR रख सकता है। हाँ, क्योंकि इमरजेंसी में ले रहा है वो, एक्स्ट्रा चाहिए हाँ। उसको, तो SLR उसमें यूज करेगा। 18%। पीनल रेट। तो इसमें तीन में यही डाउट, इसलिए मैं तीनों को उठाया है। हम्म। उन दोनों में SLR को नहीं रख सकता है और इसमें SLR को रख सकता है। फिर ना, और बाकी आपने सही कहा कि जो है ना कि इसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा होता है। हाई रहता है। अच्छा, इन तीनों का इंटरेस्ट रेट में ये सबसे हाई रहता है, फिर रिवर्स रेपो रेट। के रिवर्स, फिर सबसे कम ये। तो इन मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम के बीच के गैप को कुछ बोलते हैं। लैग बोलते हैं, लैग हैं? लैग बोलते हैं ना, पता नहीं। LA फैसिलिटी Lag? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF या मे बी। अरे तो कर दो खूब चर्चा में। हाँ नहीं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट तो यही है। ये तो वाला पे जीरो, आप जीरो है मतलब लगता कि है। अधिकतम MSP इंटरेस्ट रेट MSP भी दिया जाता है, कम से कम रिवर्स रेपो रेट मिल जाएगा। हम्म। अच्छा, एक टर्म और होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। हाँ तो ठीक है, यही तो अभी रेपो रेट की जगह यही सब RBI यूज़ कर रही है अभी। क्या? ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है, इसमें शायद ऐसा ही फिक्स होता है, इसमें शायद कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है अरे बैंक को। ये फिक्स होता है कि इतने टाइम तक आपको दे रहा है, पैसा वापस ले लेंगे, ऐसा कुछ है। इसमें कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है। रेपो रेट ही एक हिसाब से है, पर उसका एक फॉर्म है, इसमें कोलेटरल नहीं रखा जा सकता, ऐसा कुछ है। उसका नाम स्टैंडिंग मतलब कोलेटरल नहीं रखना है। हाँ, अस्थाई होगा खुद। फिर फिर ये क्या होता है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये भी अभी 2018-19 में लॉन्च किया गया है इसको। RBI करती है। आपको RBI करेगा। जब मतलब मिसमैच होती है मार्केट में, ज़्यादा पैसे हैं तो उसको एब्जॉर्ब करता है, कम पैसे हैं तो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। OM ओपन ऑपरेशन को आते हैं, OPO है। OPO से क्वेश्चन पूछा था अभी, स्टेबलाइजेशन वाला। कहाँ था क्वेश्चन है? OPO पढ़ा तो क्वेश्चन ही बन पाया मुझसे एग्जाम में। हो जाता है। हाँ, कनेक्टिविटी। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। यार ये तो वही हो ना, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण इसका यूज़ किया जाता होगा। इसका उससे रिलेशन वो तो सभी इन्फ्लेशन के कारण ही है, रेपो रेट वगैरह समझिए तो होता है यार, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो हुआ है। स्पेसिफिक क्या है भाई? स्पेसिफिक देखिए क्या है। जैसे है कि मुझे लग रहा है ये डॉलर से रिलेटेड है। डॉलर्स नहीं, इससे है ये, शायद फूड से रिलेटेड है। जैसे कि ओनियन हो गया, प्याज हो गया, इससे जब रेट बढ़ते हैं। अरे वो है, वो भी MSS ही है जो आप बोल रहे हो। वो भी यही है। वो प्रोक्योरमेंट, ओपन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। नहीं देखिए उसका भी नाम MSS उसका नाम ऐसे ही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। हाँ समझ गई मैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं तो। हाँ,
स्कीम बोले ना इसलिए मैं पकड़ रहा हूँ। स्कीम नहीं बोलते वो मार्केट सपोर्ट प्राइस है। ऐसा कुछ हो सकता हाँ, है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम नहीं है, ये स्कीम है ये। मार्केट स्टेबलाइजेशन वो मार्केट सपोर्ट MSP बता रहे हैं आप। नहीं, मार्केट नहीं, आप सपोर्ट जो बोल रहे हैं उसका एक है, ये है। जो पता है याद नहीं आ रहा है, वो सब अभी मेरे ब्रेन में गायब है, कुछ रिवीजन नहीं है, बताइए। इसलिए तो मैं नहीं बोल रही। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो गवर्नमेंट ने कहा RBI को है वो कि क्या है ना, आप जो है ना सिक्योरिटी मेरी वाली इशू कर दो। तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट RBI इसको इशू कर देता है, लोग इसको खरीद लेते हैं। जब खरीदेंगे तो उनके पास पैसा क्या हो जाएगा, समझ गए। कम हो जाएगा। तो यानी मार्केट को स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है ना, इसको जो है ना 2004 के आसपास इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को। बस ये है इसमें, और कुछ नहीं है रॉकेट साइंस। यार बैंकिंग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बैंकिंग? पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अरे तो मैं बता रहा कुछ ऐसे डिस्कस करूँगा जो डाउट होता है यार। आप लोग कहाँ क्लियर है बताइए यार। कहीं कोलेटरल में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कहीं डंपिंग में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसे क्लियर नहीं होगा, रिवीजन नहीं यार, क्रिस्टल क्लियर। ये कंसेप्ट में क्या रिवीजन चाहिए यार? अच्छा, कंसेप्ट रिवीजन नहीं चाहिए? नहीं, कंसेप्ट में रिवीजन नहीं चाहिए। अब पार्लियामेंट क्या इसके लिए रिवीजन चाहिए आपको? पार्लियामेंट का टेंडर कितना होता है इसके लिए चाहिए रिवीजन, लेकिन पार्लियामेंट क्या है इसका नहीं चाहिए। महाराज थोड़ा सा कमी पे ध्यान दीजिए, ये कमी है एक्चुअली में, क्योंकि आप कितना चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम के टाइम में, जिस दिन एग्जाम रहेगा तो। ये बताइए, क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ना, तो इंडिया में अलाउ है? नहीं, लीगली अलाउ नहीं है। आप बताइए। नहीं, मतलब बैन है? बैन नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। लोग तो यूज़ कर ही रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, कितने सारे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रेगुलेटेड नहीं बोले तो मतलब कोई पॉलिसी वगैरह नहीं है सच जो इसका रेगुलेशन किया। तो अलाउ नहीं है ऐसा बोलना गलत होगा ना फिर? यस। तो क्या बोले इसमें? अगर मतलब स्टेटमेंट आया कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अलाउड इन इंडिया, तो गलत हो जाएगा। एंड क्रिप्टो करेंसी इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, सही हो जाएगा। गलत, ये भी गलत है। रेगुलेट होता है, इलीगल नहीं है इंडिया में। नहीं, अभी एक बीच में कहा था जिसमें कि अगर आप कुछ जैसे गिफ्ट वगैरह कुछ भेज रहे हैं तो उसमें कुछ टैक्सिंग सिस्टम लाने की बात कर रहे थे लोग। ये केवल ये जो केवल है ना यहाँ पे, सादा इंडिया ने सादा ये रखा है केवल ट्रेड में इसका यूज़ कर सकते हैं। पर है ट्रेड में, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं बड़े लेवल पे, गेम कोई कर रहे हैं। देखिए RBI जो है ना इसको बैन कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट जो है ना बोला कि नहीं, बैन करना सोल्यूशन नहीं है। तो क्यों बैन किया था? क्या रीजन था? ये बोले कि इंडिया में जो है ना ऑलरेडी इतना इलिटरेसी है, लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो इससे ज़्यादा क्या है ना इनक्वालिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि जो लोग समझेंगे वो तो आगे बढ़ जाएंगे, जो लोग समझेंगे वो नीचे हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका सोल्यूशन बैन नहीं है, वो बोले कि लोगों को एजुकेट करो और रेगुलेट करो। तो वहाँ से फिर बैन से हटा दिया गया है। तो मतलब इंडिया में अलाउ है ये, मतलब अलाउ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं आप। हाँ, यूज कम हो रहा है, बाद में आगे यूज होगा ऐसा बोल सकते हैं। अभी जो है ना ये मतलब जो है ना इसीलिए तो RBI रुपये लेकर आई है। इसके जगह पे CDBC भी लेकर आई है इसी के विपक्ष में। तो हमें लगता है जो आप बोले हैं ना कि RBI ऐसा, क्योंकि RBI एक सीनियरेज होता है, सीनियरेज वो शब्द होता है। क्या होता है? सीनियरेज एक शब्द होता है, हाँ, टर्मिनोलॉजी में होता है। जैसे मैं इकोनॉमिक के सर पढ़ा रहे थे मेरे, तो बता रहे थे कि इसका मेन रीज़न ये है कि RBI इसलिए नहीं चाह रही क्योंकि जो पैसे बनते हैं, जो प्रोडक्शन होता है, कहीं कि वो RBI के तहत ही उसका काम होता है। तो RBI का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट नहीं होगा। RBI के हिसाब से अगर क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी मार्केट में, RBI कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस में जाएगी। इसलिए शायद RBI इसके पक्ष में नहीं थी। एक कारण एक कारण ये भी है, मेजर नहीं हो सकता। देखिए डिजिटल करेंसी के नाम सुने होंगे आप लोग। क्या है डिजिटल करेंसी? अब बताया था एक दिन साइंस टेक में। डिजिटल करेंसी, हाँ, डिजिटल करेंसी मींस इमोर्टल, वर्चुअल करेंसी। अच्छा, तो फिर वर्चुअल करेंसी क्या है? इमोर्टल वर्चुअल करेंसी क्या है? वर्चुअल करेंसी जो है
अब बताइए। फिएट मनी। नहीं बताती हूँ, Fiat रुकिए money। बताती हूँ। देखिए डिजिटल करेंसी जो है वो जो रियल करेंसी उसका ही वो डिजिटल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन वर्चुअल करेंसी का कोई भी फिजिकल फॉर्म अवेलेबल नहीं होता, वो सिर्फ वर्चुअली अवेलेबल होता है। बस यही डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस। आप बताइए महाराज, समझ के क्या बोल रही हैं? हाँ समझ गया। जैसे मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये को ही हम जो है ना बता दें कि मेरे फोन पे में 100 रुपये है, वो हो गया डिजिटल। तो फिर वर्चुअल करेंसी क्या है? वर्चुअल का जो फिजिकल रूप से उपस्थित हो, जिसका लेन देन मतलब कि फिजिकल कर सकें दूसरे देश में, वो वर्चुअल करेंसी है। हाँ। मैंने उल्टा होगा, डिजिटल करेंसी जिसका फिजिकल फॉर्म भी अवेलेबल हो। जैसे CBDC से आप बात कर रहे हैं, डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल करेंसी हो गया वो तो डिजिटल ही, क्योंकि हमारे पास हम फिजिकल भी 100 रुपये रखे हैं, वॉलेट में भी 100 रुपये है, तो उसकी वैल्यूएशन एक्चुअली फिजिकली। लेकिन वर्चुअल करेंसी कोई वैल्यूएशन है, वो सिर्फ वर्चुअल फॉर्म पे अवेलेबल है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब समझे आप लोग क्या है? इसका मतलब ये है कि जो करेंसी RBI के कंट्रोल में हो उसको डिजिटल करेंसी बोलते हैं, और जो करेंसी RBI के कंट्रोल में नहीं है उसको बोलते हैं वर्चुअल करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी इज वर्चुअल करेंसी। हाँ अच्छा, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन ये क्या है फिर? क्रिप्टो करेंसी विच इज यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो क्या ऐसी कोई करेंसी है जो मतलब क्रिप्टो करेंसी जब ब्लॉकचेन का यूज़ किए क्रिप्टो करेंसी बन जाए? नहीं। हाँ हो सकती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वो क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। देखिए क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा टर्म हो गया है। उसके अंदर जो ब्लॉकचेन है ना, एक प्रोसेस है जैसे बिटकॉइन जो बनाया गया है। देखो बिटकॉइन इज अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी व्हिच हैज बीन मेड बाय द यूजिंग मेथड ऑफ ब्लॉकचेन। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि क्रिप्टो करेंसी हमेशा ब्लॉकचेन का यूज करती है, नहीं, और भी मेथड है, लेकिन सबसे पॉपुलर मेथड है ब्लॉकचेन। तो इसका मतलब ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी सबसे नीचे आएगा, उसके ऊपर आएगा क्रिप्टो करेंसी, फिर उसके ऊपर आएगा वर्चुअल करेंसी। अच्छा मैं वेन डायग्राम बता रहा हूँ। वर्चुअल करेंसी मतलब पूरा एक अम्ब्रेला टर्म हो गया। ऐसे बनाइए इधर तो समझ में दिखेगा। समझ गया। हाँ देखिए जैसे क्या है कि ये पूरा हो गया क्या, वर्चुअल करेंसी है। इसके अंदर हो गया ये क्रिप्टो करेंसी, इसके अंदर आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी यूजिंग ब्लॉकचेन जैसे बिटकॉइन। तो ये है तीनों डिफरेंस। बेसिक कभी ऐसी चीज़ में कंफ्यूज कर देता है, छोटी छोटी चीज़ों में पकड़ के, चूँकि बहुत ज़्यादा न्यूज चल रहा है ना, इसलिए पता होना चाहिए। अच्छा इसी से एक टर्म और इम्पोर्टेंट है, अभी ये इंडिया ने लॉन्च किया है, ई-रूपी। ये क्या है? वही है CBDC। क्या? CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नहीं वो नहीं है। ई-रूपी। तो ई-रूपी जो है ये वो नहीं है, क्योंकि ई-रूपी 2 है मेरे ख्याल से। क्या है? रुपए डेबिट कार्ड है। नहीं मुझे इसका जानते क्या है, मुझे इसका कंसेप्ट जान के बहुत मजा आया था। इसलिए मुझे आज तक नहीं बोला ये, क्योंकि जब मैं पढ़ा था घंटे फेयर में ना, तो मैं इसको रियल लाइफ से लिंक किया था कि अच्छा ऐसा कितना अच्छा होगा, ऐसा हो जाएगा तो यार, इसलिए जानते क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में गए पैसा लेने, बैंक वाला आपको पैसा दिया ही नहीं, वो आपको क्या दिया, एक कोड दिया है, कोड है, केवल कोड दिया है। कोड होता है ना, COD कोड है ना। आप जो है आपके पास वो कोड बस है, न पैसा है न पैसा आपके डिजिटल फॉर्म में है, न पैसा आपके फिजिकल फॉर्म में, कुछ नहीं, बस कोड बस है। अब आप बाइक से जा रहे हैं, बीच में पेट्रोल टंकी फंसी, आप पेट्रोल पंप वाले को भरवा लिए, पैसा पूछा हो, तो आप जो है ना उसको कोड दिए हो, वो कोड जो है ना वो अपने मोबाइल में सेट करेगा। जैसे सेट करेगा तो बैंक से डायरेक्ट पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा, उसको SMS के थ्रू। तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये पैसा आ गया है, और आपको भी इससे पता चल जाएगा कि हाँ पैसा चला गया है। मतलब जहाँ पे
करेंसी कोई लेन देन नहीं है, सीधे पूरा साफ है करेंसी, कहीं करेंसी कोई है ही नहीं है, बस कोड की मदद से पूरा SMS के थ्रू काम हो रहा है पूरा, तो बोलते हैं ई-रुपये। तो DCD वैसे क्या होता है? मतलब डिजिटल वॉलेट। हाँ बोल सकते हैं डिजिटल वॉलेट, मतलब काइंड ऑफ उसका नाम है ई-रुपये, मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक रुपये, इलेक्ट्रॉनिक रुपये। उसका नाम ही। तो मैं कंसेप्ट से बता रहा हूँ कि ऐसा जो है ना, मतलब SMS के थ्रू पूरा काम हो जाएगा आपका। इसको NPCI ने डेवलप किया हाँ है। तो मैं वही आपसे NPCI बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है, सारा काम तो ही करती है। RBI beneficial। तो ये है। तो ई-रुपये डिजिटल तो करेंसी बताया नहीं CDBC और इसमें क्या डिफरेंट है भाई? किसमें? CBDC ई-रुपये। देखिए ये जो है, जितना आपके पास पैसा है ना फिजिकल फॉर्म में, ये उसका डिजिटल फॉर्म बताता है, डिजिटल करेंसी यानी CBDC। और ई-रुपये जो है ना, ये नहीं बताता है। ई-रुपये जो है आपके पास पैसा नहीं मैटर नहीं करता, आपको कोड मिला है, कोड के थ्रू जो है ना पैसा ट्रांसफर हो। जैसे देखिए ये बताइए, आपके पास डिजिटल फॉर्म में पैसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं? कैसे? ये सब वॉलेट हाँ, बैलेंस में मतलब फोन पे ना, फोन पे वगैरह। और इसमें जो है ना ये भी जरूरी नहीं है, फोन पे जरूरी नहीं है, आपको कोड हाथ में दे सकता है एक पेज में, और वो जो है ना मतलब डेबिट कार्ड कुछ ऐसा कुछ देगा क्या? कोड देगा, मतलब ऐसे मतलब कि पर्ची में दे सकता है कोड, कैसे दे सकता है कोड, वो कोड आपको दे देगा बैंक। अब इसको आप जहाँ जहाँ यूज कर लेना, जो यूज करेगा ना वो इस कोड को अप्लाई करेगा अपने सिस्टम में, उसके पैसे में ऑलरेडी आ जाएगा वो, ऐसा है। तो बाउचर जैसा हो गया। हाँ बाउचर, ये बढ़कर ज़्यादा सही होगा, अगर ना इलेक्ट्रॉनिक बाउचर है ये। जैसे पहले मोबाइल रिचार्ज करते थे ना, अरे वही वो मुझे देते थे याद है। बाउचर, वो कोई भी उसको use कर लेता। नंबर डालो तो उसको वो कर देता है, एक नंबर 10 रुपए का का, हो गया। 10 रुपए एक से। नंबर का भैया, नंबर नहीं इसमें है। हाँ वही इलेक्ट्रॉनिक बाउचर बोल सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें ऐसा फिक्स है क्या कि मतलब कि इतने अमाउंट तक वाउचर दिया जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब इसमें ये फिक्स है कि अमाउंट जितना भी आप देना चाह रहे हो, क्या कितना भी आप उसका परचेज करना, कोई भी सामान लेना चाह रहे हो, फिक्स रहेगा? जैसे मान लो मुझे लेना कार लेना होगा, बाउचर की लिमिट नहीं लिमिट हुई, जैसे 500 का बाउचर है तो 500 के अंदर आप काम कर सकते वही हैं। मैं कह रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है आगे यार। मुझे कार लेना होगा तो ऐसा लगा अपना अपना ATM का कुंडली लेकर घूम रहे हो, लाख रुपए इस बाउचर में लाख रुपए डले हुए हैं। कितना अच्छा होगा अभी तो। मैं तो पूरे बहुत लोग अपने शरीर में छुपा लेंगे। अच्छा नहीं हो गया वैसे, कितना पैसा इसमें बेवजह से खत्म हो गया, मेरे साथ यही हो। वाउचर क्यों नहीं? अभी तो क्या है कि पैसे नहीं है, चलो कम खर्च करते हैं, फिर तो है कि कोई दोस्त नहीं IAS बनने में पैसे बहुत हो जाए मुझे। देखिए देखिए 3 टर्म होते हैं, तो टैक्स सेविंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। इरोजन। इन तीनों में क्या डिफरेंस बताइए? टैक्स सेविंग एक होता है टर्म, टैक्स अवॉइडेंस होता है, और एक टैक्स इवेजन होती है। तीनों सिमिलर टर्म है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ये टैक्स इवेजन उससे अभी न्यूज़ में चला था 2-3 साल पहले, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। ये तो बहुत न्यूज़ में चला, अभी भी न्यूज़ में चल रहा है वो बहुत सारा। तब ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो ये बस टर्म है और क्या है? तय महाराज पता है मुझे। देखिए टैक्स टैक्स सेविंग इवेजन डालता था। कॉमन, मतलब टैक्स सेव कर रहे हैं। कैसे सेव करेंगे? फैसलेस एस्टीमेट प्रोग्राम। फैसलेस प्रोग्राम। कौन प्रोग्राम? फैसलेस प्रोग्राम नहीं के निकला हुआ है। फेसलेस। हाँ, अंतरिम बजट में उसके साथ। वाह सर, आप अंतरिम बजट पढ़कर बैठे हैं। फेसलेस टैक्स इरोजन एंड टैक्स इरोजन लिखा ही नहीं है, इवेजन है। इवेजन। वही है इरोजन। इरोजन ही है वो जो लास्ट वाला है। हाँ इवेजन ही है वो। हाँ, नहीं इरोजन एक शॉर्ट टर्म हो गया यार, इवेजन एक बहुत बड़ा टर्म हो गया। इवेजन इरोजन जनरली शॉर्ट टर्म बता रहा है, इवेजन एक बहुत बड़ा टर्म हो गया। अब इवेजन बोलिए ज़्यादा सही रहेगा, इवेजन टैक्स इवेजन बोलिए। हाँ सही है। तीनों मुझे में पता टैक्स, है। तीनों में टैक्स को बचाते टैक्स, हैं। हाँ, टैक्स डिफरेंस क्या है तीनों में, ये पूछ रहा हूँ मैं। हम समझ गए। इसमें एक वो कॉन्सेप्ट है जैसे कि कोई कंट्री, मतलब कोई फैक्ट्री है, उस जगह पे हम सेट कर लिए जहाँ पे टैक्स वगैरह कम ले रहा है, देखिए मैं बताता हूँ, तो उससे रिलेटेड। अब जैसे आकांक्षा एग्जाम्पल बताता हूँ।
अब जैसे देखिए क्या है कि थोड़ा एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। इनमें टैक्स सेविंग, टैक्स अवॉइडेंस मतलब जो है उसमें जो है अवॉइड करें। अच्छा आप लोगों को मैं एक हिंट बता रहा हूँ, ये लीगल भी है और ये एथिकल भी है करना। ये लीगल तो है लेकिन अनएथिकल होगा, और ये इलीगल भी होगा और अनएथिकल भी होगा। आप लोग बता सकते हैं क्या डिफरेंस होगा? मैं सिंप्लीफाई कर दिया, नहीं समझ में आया? देखिए ये तो लीगल और एथिकल दोनों है, मतलब कि ये आप कर सकते हैं बराबर लागू है। ये लीगल तो रहेगा, मतलब कि आपके पास कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो अनएथिकल होगा। और ये तो दोनों गलत है, मतलब इलीगल भी है अनएथिकल भी है। अब बताइए, समझ लिए मैं, समझ सके तो बताइए। समझाना मुश्किल है। सही महाराज, आप तो लिंक कर लेंगे, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। टैग क्या लिखे हैं? टैक्स सेविंग, नहीं सेकेंड वाला टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स से बचना। देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है आप लोग देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जागरूक है, जैसे आकांक्षा पढ़ी लिखी हैं। अब क्या है कि लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं। तो मान लीजिए कि कोई योजना है लड़कियों के लिए कि जो है ना कि यदि आप ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कि 50,000 रुपये मान लीजिए आपकी क्या है पर मंथ सैलरी है, तो ऐसी स्कीम खुली मान लीजिए लड़कियों के लिए कि यदि आप 30,000 रुपये ऐसे अगर रखते हैं कहीं पे अपने मंथली का, तो आपको टैक्स इतना देना पड़ेगा, मतलब आपको इससे डिस्काउंट मिलेगा। तो इन्होंने जो है ना उसको फॉलो किया टैक्स को बचाने के लिए। यह टैक्स सेविंग, मतलब कि कानून के दायरे में होते हुए अपने टैक्स को बचाना, गवर्नमेंट की नीतियों को फॉलो करते हुए टैक्स को बचाना, यह टैक्स सेविंग। मतलब क्या ये लीगल भी है और टैक्स को बचा रहे हैं लेकिन लीगल तरीके से, मतलब टैक्स सेविंग है। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? मतलब कि देना है लेकिन आप दे नहीं रहे हैं, तो फिर टैक्स इवेजन हो जाएगा, वो भी तो है। देखिए टैक्स अवॉइडेंस ये है ना, केवल एक माइनर डिफरेंस है कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया में कितने रुपए के बाद टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स? अभी 20 लाख चेंज हुआ, शायद 5 लाख के आसपास क्या है। आप लोग वैसे तो यार 3 लाख ऊपर तो साथ लगना स्टार्ट हो जाता है। 3 लाख है। हाँ तो वो बीच में छूट भी दिया तो इसलिए मैंने 5 लाख बोला। उसमें कुछ जो 5 word है। लाख कैसे हो गया यार? उसमें कुछ वो है सर, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा ठीक है, देखिए 3 लाख अब बेसिक देखिए है। कोई आदमी जो है, अब देखिए कोई आदमी जो है ना उसको पता है कि 3 लाख के बाद अगर मैं गया तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक ना? तो वो क्या करता है ना कि ऐसा कुछ काम करता है, मतलब कि इलीगल नहीं करता है, वो 3 लाख के अंदर ही रहना चाहता है। बहुत सारे अकाउंट खोल लिया। हाँ, मतलब कि कोई गलत काम नहीं कर रहा है, पर टैक्स बचने के लिए जो है ना 3 लाख के अंदर रहना चाहता है किसी तरह से। तो इसे बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। मतलब कि लीगल तो है, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी उसके ऊपर, लेकिन ये एथिकल तरीके से सही नहीं है ना, क्योंकि आप टैक्स के अंदर आ सकते थे, टैक्स के आए नहीं है। 2-3 बैंक खुलवा देते, जैसे देखिए बहुत सारे खाता खोल लिया। हाँ 2 खुलवा लिए, एक और खुलवा। हाँ, अब देखिए टैक्स एविजन क्या हो गया? टैक्स एविजन टैक्स चोरी करना सर, ऐसा कुछ। तो एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल वही तो बता रही थी। कौन? कोई कंपनी है जैसे दूसरे देश में जहाँ पे टैक्स हो गया और चीज़ें हाँ, कम है, ऐसा वो आखिर मतलब इंडिया कि, में मतलब जो कि ये जो है ये पूरा इलीगल है, मतलब आपके ऊपर की कार्रवाई हो जैसे सकती कि है। अभी शायद इंडिया ने किसी कंपनी के ऊपर जो हो गया, अमेजन और बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, अगर इंडिया केस हार भी गया था इसके साथ ना, ऐसा कुछ था इसमें। वोडाफोन हाँ, इंडिया केस हार भी गया था इसमें। नीदरलैंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला कि गलत है, अब 10 साल पुराना इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव लगा रहा था। देखिए टैक्स इवेजन में ही देखिए 3-4 टर्म होते हैं। एक होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल,
गार गार, ये क्या है बताइए? पढ़ा हूँ यार, याद नहीं आ रहा, रिवीजन करना पड़ेगा। पढ़ा हुआ है। ऑप्शन दे जानते क्या है? ऑप्शन नहीं ले रहे अब हैं। देखिए, जानते क्या है? अब ये आकांक्षा क्या है ना, ये मान लीजिए कि सिंगापुर में की कोई कंपनी है, ठीक ना। अब इनको पता है, अब इंडिया में ऑपरेट कर, मतलब इंडिया में ये ऑपरेट कर रही है। अब इनको पता है कि इंडिया में टैक्स ज़्यादा है। ज़्यादा है। ये क्या करती है ना, सिंगापुर में कोई दूसरी कंपनी है, तो ये जो है ना, ऐसे ही दिखाने के लिए कि नहीं, मैं इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, Original मैं तो मैं वो- सिंगापुर में ऑपरेट कर रहा हूँ। ऐसा ऐसा इसलिए कर रही है ये, क्योंकि वहाँ टैक्स कम है। कम है। तो मतलब कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो है ना, ये सिस्टम लाया गया। मतलब कि बिना किसी काम के, बिना किसी कमर्शियल पर्पज के अपने उसने अपने शीट पे दिखा दिया कि अपने मेरा से, हाँ, पता है। अपने शेयर को ट्रांसफर करना बिना किसी कमर्शियल पर्पज के, जबकि इनका उस कंपनी से कोई मतलब नहीं था, आकांक्षा का, जो सिंगापुर में थी, लेकिन बचने के लिए उस कंपनी का नाम, ट्रांसफर कर दिया अपना शेयर। और वहाँ से पैसा जाके ले और हाँ, पैसा ले लेंगी। इसे बोलते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। इसी को खत्म करने के लिए देने लायक गार, कार। ये है गार। फिर एक होता है पोयम। अरे साइंस टेक वाला पोएम। पोयम मतलब प्लेस ऑफ, Sensitive. नहीं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ऑर्बिटल वाला नहीं है सर, इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये बताइए क्या है? आई ओनली न्यू द अवॉइडेंस, इवेजन मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बताइए। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ये भी इसी से सिमिलर है, इसलिए बता रहा हूँ, साथ में है, इसी से लिंक है। दो कंपनी है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि जैसे मॉरिशस आइलैंड है और एक है यूएसए, ठीक ना। अब क्या है कि कोई कंपनी यूएसए में ऑपरेट कर रही है, अब उसको लगता है कि वहाँ टैक्स क्या है, ज़्यादा है, वहाँ टैक्स क्या है, ज़्यादा है यूएसए में। तो ये क्या करती है ना कि अपनी कोई एक और कंपनी की ब्रांच खोल लेती है, कहाँ, मॉरिशस में, मॉरिशस में, या जहाँ टैक्स कम लगता है। समझ गए। डायरेक्ट इन दोनों में केवल नाम खुल जाता है। कहीं भी खोल लेती है। अभी क्या करती है ना, उसका शेयर इधर दिखा हाँ, मेन ऑपरेट कहाँ हो रही है, यूएसए में, लेकिन अपना मेन कहाँ दिखा रही है वो, मॉरिशस। कि मैं मॉरिशस में हूँ। इसे बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो फिर दोनों डिफरेंस क्या है गार और उसमें? गार में मेरे ख्याल जितना आप बताएं उससे कि वहाँ पे कोई दूसरी कंपनी उसकी इस्टेब्लिश नहीं है गार में। हाँ, और इसमें लेकिन स्टेब्लिश्ड है, इसमें कंपनी उसकी दोनों जगह है, दोनों तो उसका जगह शेयर है, इधर लेकिन दिखा है। काम यहाँ कर रही है तो वहाँ वो ट्रांसफर कर रही है। मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब कि इसका प्लेस यहाँ से है इफेक्टिव मैनेजमेंट का, लेकिन काम वहाँ से कर रही है। जैसे बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो वह ये दोनों में केवल माइनर डिफरेंस है। ऐसे एक और होता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ये क्या होता है? जैसे देखिए जापान है, अब क्या हुआ कि जापान में सुजुकी है, मान लीजिए ये कार बनाती है, तो वहाँ 30% टैक्स है, ठीक ना। वहाँ टैक्स हुआ, फिर ये इंडिया में ये कंपनी का ओनर बेचता है, तो यहाँ भी टैक्स लगेगा ना, तो चीज़ें क्या हो जाएगी, महंगी। महंगी हो जाएगी। तो ये क्या करता है ना कंपनी का ओनर वाला, सुजुकी वाला, कि यहाँ टैक्स क्या कर दिया, कम कर दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। अपने कंट्री में, ओके। जो कंपनी का ओनर है। तो चीज़ें और यहाँ महंगी हो गई। जब यहाँ चीज़ें और महंगी हो गई तो इंडिया में क्या होगा, और महंगी। वो चीज़ें महंगी आएंगी तो चीज़ें क्या होगी, कम बिकेंगी, कम बिकेंगी। इससे प्रॉफिट कम होगा। तो इससे इंडिया को क्या होगा, लॉस होगा। इंडिया इसको रोकने के लिए लाया एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। बोला कि जो है ना, मैं जापान के गवर्नमेंट से पहले एग्रीमेंट कर लूँगा कि वहाँ वो चीज़ें कितने की है, इसके बाद जो ना ऐसा कुछ करूँगा। तो ये भी कहीं टैक्स से ही लिंक है कि उसने वहाँ का टैक्स बढ़ा दिया था कि चीज़ें पहले ऑलरेडी पहले से महंगी हो जाए। जब महंगी हो जाएंगी तो वहाँ चीज़ें क्वालिटी इंडिया में कम आ जाएंगी। इससे यहाँ प्रॉफिट कम होगा, तो ऑलरेडी जो है ना क्या होगा, इसे इंडिया को तो लॉस होगा ओवरऑल। हालांकि इसको भी लॉस होगा, कंपनी को भी। ऐसा क्यों करती है फिर? इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट है। देखिए ऐसा इंटरेस्ट का जिसमें प्रॉफिट ही ना हो। इंटरेस्ट नहीं। हम इंडिया को नहीं पाकिस्तान को बेचना चाहते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, डिप्लोमेसी। हर तरह का इंटरेस्ट रहता है ना।
एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट उसे बोलते हैं। अच्छा, एक और टर्म होता है इक्वलाइजेशन लिवाय, जिसे बोलते हैं डिजिटल सर्विस टैक्स। ये क्या होता है? ई कॉमर्स 6%। हाँ, ये तो 15% और कंपनी को देना पड़ेगा। गूगल टैक्स बोलते हैं जैसा। हाँ, इन सबको लगता है कॉमर्शियल। जैसे देखिए, जैसे अमेजन, जैसे फेसबुक, हम लोग मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं इसका जोमेटो, मान लो अपना ऐड करवाता है ना खाने पीने का चीज़ों का, गर्मा गर्म समोसा ये सब कुछ, तो समोसा वो बेचता है क्या? सब कुछ बेचता है महाराज। समोसा बेचता है? हाँ, अभी अभी ऑर्डर कीजिए। इससे बोलता है कि भाई क्या है कि यूट्यूब में जो है ना अपने मेरा ऐड डलवा दो। इससे यूट्यूब वाले को पैसा देता होगा, ये यूट्यूब वाले को भी पैसा मिलता होगा। लेकिन सर्विस का यूज कहाँ हो रहा है? इंडिया में। तो इंडिया बोलते हैं कि भाई मुझे पैसा चाहिए, हमारी सर्विस कम दिखा मुझे। हाँ, क्योंकि हमारे लोग यूज कर रहे हैं। तो यूट्यूब वाला बोलता है अरे भाई मैं तो यूसी में अपलोड कर रहा हूँ, मैं क्यों दूँ पैसा? नहीं, इंडिया बोला अरे भाई तुम भले वहाँ हो, लेकिन लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? इंडिया के यूज कर रहे हैं ना, तो नहीं मुझे चाहिए पैसा। ये लाया गया फिर डिजिटल सर्विस टैक्स, मतलब ऐड के लिए, डिजिटल ऐड के लिए, ठीक ना। मतलब डिस्पाइट बाद में इसे फिर और सारी कॉमर्स कंपनी के लिए भी लागू कर दिया गया। पहले ये ऐड के लिए लाया गया था, एडवर्टाइजमेंट के लिए। बाद में सभी ई कॉमर्स कंपनी के लिए लागू कर दिया, जैसे बालमार्ट वगैरह हो गया ना, सबके लागू कर दिया। तो सभी देखिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए 6% है, लेकिन अदर ई कॉमर्स कंपनी के लिए केवल 2% है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये 3-4 टर्म जो है ना आप लोगों से मैं डिस्कस किया है, जो कि थोड़ा सा डाउटेबल था, ठीक है। अब जैसे इसी से रिलेटेड जो है ना एक और टर्म है, हम लोग टैक्स की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे जीएसटी आ गया है ना, ये तो ये मतलब थोड़ा सा रेशनल होकर बात कीजिए आप लोग। जीएसटी के आने से फायदा किसको हुआ है? हु हैज़ गॉट बेनिफिटेड? बायर, सेलर या गवर्नमेंट, या फिर कौन, या फिर इंटरमीडियरी, कौन, किसको फायदा हुआ जीएसटी के आने से? जानते हैं इसका आंसर आप लोग कब दे पाएंगे? तो हम लोग कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है कि जीएसटी कैसे फंक्शन करती है। तो 2017 से आया, आप 4-6-7 साल हो गए, तो मतलब यूपीएससी अब तो डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा जीएसटी क्या है, उसके अंदर ही जाएगा वो, कि जो है ना कि कैसे किससे बेनिफिट हुआ, ये सब जो है थोड़ा सा अंदर जाएगा वो। खरीदने वालों के साथ प्रॉफिट हुआ, मतलब कि कंज्यूमर को, और मतलब सेलर को नहीं होगा, जो बेचता है। ओवरऑल देखा जाए तो जो कंज्यूमर होता है ज़्यादा प्रॉफिट उनको, कि कुछ कास्ट कटिंग इफेक्ट होता है इसमें जीएसटी में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, और उसका जो प्राइस भी ओवरऑल समझ गया। तो अब बताइए सेलर को तो उसको भी प्रॉफिट होगा, सही बात है। कैसे, उसको कैसे होगा? जैसे कि पहले क्या होता था, कोई रॉ मटेरियल बनाता था तो रॉ मटेरियल कस्टम ड्यूटी देता था, फिर इंडिया में बनाता था, फिर उसका भी टैक्स देता था वो, तो 2-3 जगह मतलब वो टैक्स देता था। अब ऐसा कुछ जीएसटी आने के बाद नहीं, तो कस्टम ड्यूटी तो अभी भी लग रहा है ना, वो कस्टम ड्यूटी नहीं हटा जीएसटी से, तो अभी भी लग रहा है कस्टम ड्यूटी, कस्टम एक्साइज सब तो वो अलग चीज़ है। जैसे होता है सेलर के साथ इसके जैसे 2 टैक्स भी देना पड़ता है, क्या उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, क्या नाम है? आप जीएसटी नहीं पढ़े हैं? हाँ, तो फिर क्या हुआ, 0 हो गए आप? 0 नहीं हो गया, आज सुन रही हूँ मैं। एक कोई नाम है यार, उसका याद नहीं आ रहा मुझे। किसका? कल बता दूंगा मैं। दोनों फायदा होता है, ओवरऑल देखा जाए इसे गवर्नमेंट की फायदा है। जीएसटी फिर आज मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मतलब अगली बार ही नहीं था जीएसटी बिना बताए टॉपिक, अगली बार इसको ख़त्म करेंगे। अब चलते हैं बैंक में, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं यार अच्छे से आज। अरे तो आप 10 मिनट। बैंक की हमें ज़रूरत कब क्यों हुई? वाई नीड बैंक? बैंक की ज़रूरत इसलिए हुई, लोगों का
पहुंच अकाउंट या बैंक में हो, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बढ़ा है। हाँ, और थोड़ा सा है कि अब बताइए। बहुत अच्छी बात की है सर, आप बहुत आगे की बात की है। और ये भी हो सकता है कहीं ना ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े। मतलब बैंकिंग मेरे ख्याल से सर, जब दो लोग थे मार्केट में, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, तो ये मेरे ख्याल से एक मीडिएटर जैसा हेल्प करना शुरू किया कि जानते क्या पहले क्या है ना, पहले के ज़माने में बैंक नहीं था हम्म, तो लोग एक दूसरे से उधार लेते थे, जिसको बिचौलिया बोलते थे, वाटर सिस्टम पहले था ना। मनी लेंडर, है ना। तो क्या है ना कि वो आदमी मनमानी से जो है ना इंटरेस्ट लेता था, मनमानी तरीके से। तो इसको ख़त्म करने के लिए बैंक लाया गया कि ये जो है रेशनल होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी के साथ, सबसे बराबर व्यवहार करेगा। लेकिन बैंक भी जो है ना कई तरह से अप्रोच देते हैं, रूरल, अर्बन, है ना। कौन लेंडिंग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन डिजिटल काम करेगा, कौन समाज सेवा करेगा, कौन केवल कमर्शियल काम करेगा, ठीक ना। तो इन सब के बेस पर बैंक को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यस, जो कि आप लोगों के सामने है। दैट कैटेगराइजेशन इज नीडेड। हाँ, जैसे देखिए बैंक ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल हो गया, जैसे शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक किसे बोलते हैं? जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में रजिस्टर हो, आरबीआई एक्ट कौन से एक्ट में? 1934। 1934। अच्छा, कोई बैंक शेड्यूल बैंक के अंदर है तो उसको क्या फायदा मिलेगा, और जो मान लो नहीं है शेड्यूल बैंक के अंदर तो क्या नुकसान होगा? ऐसा कुछ पूछेगा किसी, थोड़ी पूछेगा डायरेक्ट। कोई बात नहीं, आई गॉट योर क्वेश्चन, मुझे पता रहता आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे। नहीं, लेकिन बस में पढ़ते नहीं है। ये यू में से। बताइए महाराज, ये तो यार बेसिक है यार। मिल सकते हैं। ठीक है। हाँ, और दूसरा ये बोल सकते हैं कहीं न कहीं सेफ्टी नेट की बात कर रहे हैं सर। क्या करता है, लेंडिंग, डिपॉजिट, है ना। अगर रिस्क में आ गया तो उसको कोई बचाएगा, तो ये काम जो है ना आरबीआई करेगा, जो शेड्यूल में रहेगा। तो नहीं तो आरबीआई नहीं बचाएगा किसी को। तो वही तो आरबीआई सेफ्टी नेट है। आरबीआई सुपरवाइज करेगा, है ना, और आरबीआई रेगुलेट करेगा इनको। नॉन शेड्यूल बैंक को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, ठीक ना। ये है। किसी नॉन शेड्यूल बैंक के एग्जाम्पल बताइए। पेमेंट बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक है। पेमेंट बैंक पे करेगी। जो भी बैंक हम्म, आरबीआई से रेगुलेट होगा ना, वो नॉन शेड्यूल बैंक कैसे हो सकता है यार? आप पेमेंट बैंक बोल रहे हैं, पेमेंट बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता है। अभी वही तो। हाँ, ऐसा कोई बैंक है जिसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है? सब बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये माइंड सेट कर लीजिए। जैसे आरआरबी जो है ना, रीजनल रूरल बैंक, इसको कौन रेगुलेट करता है? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक को। ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट आरआरबी गवर्नमेंट करता है, नहीं, बोल रहे हैं। नबार्ड बोल देते अच्छा लगता है ना, नबार्ड। नाबार्ड तो करता ही। नबार्ड करता है रेगुलेट, गलत है, आरबीआई रेगुलेट करता है, सुपरविजन नबार्ड करता है। गलत है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है ना, नबार्ड वो का। नबार्ड का है। ओवरऑल रेगुलेशन जो है ना आरबीआई का है। Yes, कहने का मतलब ये है कि जो बैंक शेड्यूल बैंक होगा वो ओवरऑल सुपरवाइज या रेगुलेशन आरबीआई ही करेगा। yes, भले उसका एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑपरेशनल जो है ना कोई दूसरा बैंक करे, जैसे सीडबी है, नाबार्ड है, या फिर जो भी है। तो ये माइंड में सेट कर लीजिए। आपको बहुत ऊपरी चीज़ बता रहा हूँ। जैसे सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, सुने नाम इसका? ये है नॉन शेड्यूल बैंक है, नहीं, सुभद्रा लोकल एरिया। मैंने कहीं दिल्ली में देखा इसको, कहीं पोस्टर लगा हुआ था। नॉन शेड्यूल बैंक है। मुझे मैं इसको लिंक कर लिया था। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक उसका नाम था। अरे लिखा रहता है यार, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, या फिर ये कोस्टल एरिया लोकल बैंक, ऐसा कुछ है।
तो वो रहता है। अगर मैं बैंक थोड़ा और आगे जाऊँ तो कमर्शियल बैंक आता है। कमर्शियल बैंक मतलब क्या? कमर्शियल बैंक मतलब क्या? वाणिज्यिक मतलब क्या? शेड्यूल बैंक हो, साथ में नॉन शेड्यूल बैंक दोनों आते हैं इसमें। कमर्शियल बैंक में आप बताइए।